सबसे पहले तो मैं इस उड़ान ग्रुप के प्रेशस मंच को प्रणाम करना चाहूंगा, और यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं, नारी शक्तियां हैं, मातृ शक्तियां हैं, सभी को मैं सादर प्रणाम करूंगा और सभी को नमन करना चाहूंगा। इस मंच पर मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे बड़े भ्राता श्री राजेंद्र प्रभाकर सर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करूंगा, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और सर मैं मैं आपको कोशिश सुनने के लिए करता आया हूँ हूँ कि सर। अरे सर जी, मेरा सौभाग्य है सर कि आप यहाँ मौजूद हैं। और थैंक संजोग यू। है कि आज हाई कोर्ट वैसे बंद रहता है, लेकिन कुछ ऑफिशियल वर्क था, मैं इस समय हाई कोर्ट में ही बैठा हूँ। अभी घर नहीं पहुंच पाया हूँ, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, तो मैं वहीं से अपनी शेयरिंग दे रहा हूँ। और इस मंच पर मंचासीन कुछ लोगों का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, और जिन साथियों का नाम छूट जाए, जिन लीडर्स का मेंटर्स का नाम छूट जाए, तो मैं उनसे पहले ही क्षमा मांग ले रहा हूँ। राजेंद्र प्रभाकर सर, हमारे बड़े भाई को मैंने प्रणाम कर ही लिया है, और जीटी डावर सर जो इस मंच का संचालन करते हैं और इस मंच के ऑर्गेनाइजर हैं, और उनकी बातें हमेशा हमको सुनने को मिलती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। बहुत बड़ी टीम उन्होंने बना रखी है, और परलवाइन के बिजनेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और बिल्कुल कर्मठता के साथ वो दिन रात परलवाइन में लगे रहते हैं, तो मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे साथी यशपाल शर्मा सर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। दुर्गा दुर्गराज सुतार सर जी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर उत्तम सिंह सर जी हैं। नेपाल से यहाँ पे राधा सुवेदी मैम जी भी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा। चेनाराम माली सर जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। अंकिता शिंदे मैम जी हैं, डॉक्टर रक्षा राम सर जी हैं, सुरेश डावर सर जी हैं, सुशीला डावर मैम जी हैं, और साध्वी भुवनेश्वरी जी हैं, जिनसे मेरी अदा कदा बातचीत भी हो जाती है, तो उनको भी मैं बंदगी करना चाहूंगा। और चांदनी एवेन्यू मैम मैम है, प्रेम नारायण, प्रेम सर नाम थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनको मैं करना चाहूंगा। दर्पण सिंह सर हैं, सुनील सरकार सर जी हैं, ईश्वर भाबर सर जी हैं, संगीता सोलंकी मैम है, संगीता सोनी मैम जी हैं, किशोर मंडलोई सर जी को, अशोक यादव सर जी को, रेखा पांडे मैम जी को, रघुनाथ सोलंकी सर जी को, पूनम नर्रे मैम जी को, आरती अतुलकर जी को, और अंश ठाकुर सर जी को, जिनका मैंने प्लान प्रेजेंटेशन पहले देख रखा है। बहुत अच्छे ढंग से वो प्लान दिखाते हैं, बहुत ही। और आज का प्लान प्रेजेंटेशन मुन्ना सिंह डावर सर जी के द्वारा किया गया। क्या बेहतरीन ढंग से आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया। इस प्लान की जितनी भी खूबियां हैं, खासियत हैं, खुसूसियत हैं, विशेषताएं हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, आपने बहुत ही सरलता से, सहजता से, बहुत ही सार्थक शब्दों में, और यूं कहूं कि पूर्ण कुशलता के साथ हम लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया, कि हम लोगों में से जो पहली बार भी इस मीटिंग में बैठे होंगे हमारे साथी, वो सब भी पूरी तरह से ये प्लान क्या कहता है, इस प्लान में क्या क्या बातें कही गई हैं, कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ से ये इनकम दे रहा है, कितनी अच्छी इनकम दे रहा है, सब कुछ वो जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा मुन्ना सिंह डाबर सर जी को, कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस प्लान का प्रेजेंटेशन किया। साथियों, मैं संक्षेप में अपना परिचय भी देना चाहूंगा। मेरा नाम अशोक वाजपेयी है, मैं माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में वकालत करता हूं, और सर इस प्रणाम पर करो, सर प्रणाम। सर प्रणाम करो। प्रणाम सर, प्रणाम सर। थैंक यू, सर, थैंक यू सर। फोन गया था किसी का, मुझे काटना पड़ा। तो मैं ये अपना परिचय दे रहा था कि माननीय उच्च न्यायालय में मैं वकालत करता हूं, और मैं आज आप लोगों के समक्ष ये रखना चाहूंगा। लीगल की बात तो मैंने कई बार की है, हालांकि थोड़ा सा मैं लीगल के बारे में भी बाद में दो बातें रखना चाहूंगा। और लोग क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते इस सिस्टम को। हम लोग अपने साथियों को, अपने जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कुछ सस्पेक्ट्स हैं जिनको बाद में हम प्रोस्पेक्ट्स बना लेते हैं, उनको जब हम प्लान दिखाते हैं, उनको इसकी बातों को समझाते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत कुशलता के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम उनको प्लान दिखाते हैं। लेकिन अच्छा, प्लान उनको अच्छा भी लगता है, वो समझते भी हैं कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ना कर देते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों वो नहीं आते हैं, क्यों नहीं आना चाहते हैं? तो जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, उसके दो तीन कारण मैं समझ पाया हूँ, उनमें से कुछ मैं कारण रखना चाहूंगा।
कि तमाम कंपनियों ने, तमाम सिस्टम्स ने, इसी तरह से तमाम नेटवर्क कंपनियां की बाढ़ भी आई हुई है, पहले भी रही है। तो वो एक तरह से स्कीम चलाती रही हैं, और जहां स्कीम होती है वहां स्कैम के भी चांसेस होते हैं। तो स्कीम और स्कैम के वजह से कुछ कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां सब शामिल हैं। कुछ दिनों उन्होंने सब जवाब दिखाए, कुछ इनकम भी लोगों को उसमें हुई, लेकिन बाद में नतीजा क्या हुआ कि वो सारा कुछ लेके चंपत हो गई। तो इससे लोगों के आपसी रिलेशंस खराब हुए। जो लोग अपने नजदीकियों को उससे जोड़े हुए थे, उनको लेके आए थे, तो फेस वैल्यू घटी, रिलेशंस खराब हुए, पैसे का नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ। तो जब भी हम लोग बताते हैं किसी को इस सिस्टम के बारे में, परलवाइन बिजनेस के बारे में, तो सबसे पहले पूरी बात भी वो नहीं सुनते हैं, समझते हैं, अपने को वहीं से जोड़ने लगते हैं कि ये भी वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। तो एक ये कारण है कि लोग थोड़ा सा जल्दी नहीं आते, दूरी बना के रखना चाहते हैं, या टालते हैं, टालते हैं, टालते हैं। काफी कुछ हम लोगों को प्रयास करना पड़ता होगा, सभी लोगों को अनुभव होगा, जब उनको हम विश्वास दिला पाते हैं किसी तरह से कि नहीं, ये और बिजनेस से और सिस्टम से अलग है, इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या कह रहा है, इसका प्लान तो आप अच्छी तरह से जानने की कोशिश कोशिश करिए, प्रयास करिए। तब आप पाएंगे कि जो आपकी आशंकाएं हैं, जैसा कि पहले आप लोगों के साथ घटित हो चुका है, वहां पे ये इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना आप नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज जो मैं देखता हूँ, कुछ लोग जो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके होते हैं, और अपनी अकर्मण्यता, मैं कहूंगा उसको, ना उन्होंने ठीक से इस बिजनेस को, प्लान को सीखा, ना उनको प्लान शो करना आता है, सीखने के प्रयास ही नहीं किया उन्होंने, ना आगे बढ़ के उन्होंने कोई काम किया, ना हमारे लीडर्स जो हमको बताते हैं कि कैसे कैसे हमको क्या क्या करना है, तरीके बताते हैं, अपने लीडर्स को उन्होंने फॉलो भी नहीं किया। कुछ समय जरूर यहाँ पे बिता दिया, मैं यूं कहूँ कि बिता नहीं दिया बल्कि बर्बाद कर दिया। तो वो लोग भी, जो उनके फेल्योरनेस है, फेल्योर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसी बात कह देते हैं कि हम तो भाई परलवाइन में जुड़े रहे, इतने समय हमने बिताया, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। परलवाइन में कमी होने की वजह से उनको कुछ नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। कमी उनमें स्वयं में थी। हम आप भी अगर जुड़ गए और कोई काम नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो बिना काम किए दुनिया में कुछ मिलता नहीं साथियों। तो काम तो हमको करना होगा, और ऐसे ही नहीं, सीख के करना होगा, अच्छी तरह से करना होगा, तभी हम सफल होंगे, अच्छी इनकम हो पाएगी हमारी, अच्छे ढंग से हम इसमें अर्निंग कर पाएंगे। तो कुछ बातें हैं जो नए लोग को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और कंपनी और जो सिस्टम है, मैं इसको कंपनी नहीं, दूसरी कंपनियां, इसलिए यहाँ कंपनी शब्द ही मैं इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, कि उनसे जो है कंपैरिजन करना चाहिए। ये देखना चाहिए उनको कि वहां का सिस्टम का सिद्धांत क्या था, इस परलवाइन बिजनेस में क्या सिद्धांत है, वहां सिस्टम की थ्योरी क्या थी, यहाँ सिस्टम की थ्योरी क्या है, वहां सिस्टम का मार्केटिंग प्लान क्या था, कैसे था, क्या करना होता था। इस परलवाइन बिजनेस में इस सिस्टम का, इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान कैसा है, क्या कहता है, इसमें क्या करना होता है। और वो, और उससे आगे जा करके कि इससे जुड़े लोगों की लीडरशिप कैसी है, ये भी देखना देखना चाहिए। अगर वो, उनको हम दिखाने में सक्षम होते हैं कि हाँ देखिए, यहाँ पे जो जो लोग भी जुड़े, जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, यहाँ पे विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने कितनी बड़ी इनकम यहाँ से अर्न कर रखी है। उनका जीवन वृत्त या उनका हम इनकम बताने में या उनसे मिलवाने में अगर हम कामयाब होते हैं, उसका तरीका क्या है। क्योंकि सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी रहते हैं, कई सारे कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, तो सबसे वैसे तो नहीं मिला सकते। लेकिन बहुत सारे लीडर्स से जो मीटिंग में आते हैं, बराबर बने रहते हैं, अपने बारे में बताते भी रहते हैं, हमको उनको सुनने का मौका मिलता रहता है। तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को मीटिंग में भी हम ला सकते हैं। तो मीटिंग्स में जब वो आएंगे तो लीडर्स को देखेंगे, साथ साथ उनके इनकम को देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तब भी वो विजुलाइज कर पाएंगे कि और जो सिस्टम थे और जो कंपनियां थी, उनमें और परलवाइन में क्या अंतर है। तो थोड़ा महसूस करेंगे, वो जानेंगे। जब वो जानेंगे तो जो उनका ये रहता था, स्कीम और स्कैम से वो जोड़ लेते थे कि तमाम कंपनियां जो है, जब पहले तो पैसा देती नहीं, थोड़ा बहुत जब ज्यादा इकट्ठा हो गया उन सिस्टम के, उन कंपनियों के पास,
जब रिटर्न करने का मौका आया तो वो भाग गई। तो इससे लोगों के अंदर विश्वास जो है टूटा है, लोग जो है चोटिल हुए हैं। हर चौथा आदमी, क्योंकि नेटवर्किंग का इस समय क्रेज भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, एमएलएम सभी कर रहे थे, देशी विदेशी कंपनियां भी तमाम थी, तो सब कहीं ना कहीं से विक्टिम हुए, या खुद नहीं हुए तो उनके जान पहचान वाले विक्टिम हुए। इसलिए भी लोग धारणा बना लेते हैं कि परलवाइन भी ऐसी ही होगी, सब जवाब दिखा रही है, इतनी बड़ी बड़ी इनकम की बातें कर रही है, और बाद में ये भी रफू चक्कर हो जाएगी लेके। तो उनको साथियों हम लोगों को यही समझाना है कि आप देखिए, हमारी बात ना मानिए, आप ऐसे ही देखिए, इसको अपने स्रोतों से आप देख लीजिए, अपने ऑनलाइन जाके वीडियोस तमाम देख लीजिए, यूट्यूब में जाके, या जहां जहां आप परलवाइन की बिजनेस कलेक्ट कर सकते हो वहां से जाके आप देख लीजिए। आप मेरी बात ना मानिए, ठीक है ना, आप ना मानिए, तो अगर वो ये देखेंगे, मैं हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वो अच्छी तरह से परलवाइन को समझें, तो मेरा तो दावा है कि अगर हम लोग उनको परलवाइन को सही ढंग से बताने समझाने में सफल हो गए, तो जो व्यक्ति परलवाइन के बिजनेस प्लान को, मार्केटिंग प्लान को जान लेगा, तो वो परलवाइन से दूर रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता है। वो खुद हमसे आपसे आग्रह करेगा कि सर जी, अब बहुत देर मैं कर चुका, अब मुझे तुरंत जोड़ लीजिए, तुरंत जोड़ लीजिए, मैं जान गया हूं क्या परलवाइन कहती है, ये और कंपनियों से और सिस्टम से कैसे अलग है, अब मैं देरी नहीं करना चाहता, मुझे जोड़ लीजिए। ये सर जी, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि किताबी बात कह रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है। दो एक लोग जो थे, उनकी ये बात थी, जब उन्होंने ये चीज को समझा तो खुद आग्रह किया कि सर जी, उस समय मैंने वास्तव में शंका किया था, और मेरे पहले जो हमारे अनुभव थे उससे मैंने जोड़ लिया था, और वाकई ये परलवाइन सिस्टम जो है, इसका मार्केटिंग प्लान, ये सिस्टम अलग है, औरों जैसा नहीं है, यहाँ पे करने से फायदे ही फायदे हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो ना सिर्फ वो जुड़े, बल्कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ने का प्रयास किया, और जोड़ा भी, और बहुत तेजी से काम करने का प्रयास वो कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो इसके सारे रैंक्स यानी रूबी तक वो पहुंच जाएंगे, मुझको भी पिछाड़ देंगे, मुझे ऐसा लगता है उनके काम करने का तरीका देखकर, उनका विश्वास को देखकर, जो उनका विश्वास उपजा है, पनपा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमको ये सब देखना चाहिए कि क्या जिस सिस्टम को हम जुड़ने जा रहे हैं, जिस सिस्टम का प्लान हमको दिखाया जा रहा है, उसमें लर्निंग और ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है कि नहीं। तो यह ऐसा सवाल भी आया, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम है आपका, ऐसा तो नहीं आपने ज्वाइन कराया किनारे हो गए। तो उनको ये भी बताइए, हम लोग भी ये भी बतावें, तो थोड़ा सा ज्वाइनिंग तेजी पकड़ेगी कि ये ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे जो भी जुड़ता है, तमाम मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत सारी हो रही हैं, सुबह से आधी रात तक मीटिंगें चलती रहती हैं। तो वहाँ पे हमको एक तरह से इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, कैसे हम इस बिजनेस को करें, कैसे डेवलप करें कि इसमें हमारी अर्निंग बढ़े, बिजनेस में हमारे ग्रोथ हो। हमको ट्रेंड किया जाता है, हमको अच्छी अच्छी सारी बातें बताई जाती हैं। तो हमारे जो भी लीडर्स हैं, उनका फोकस ये नहीं कि हम कैसे केवल आए लाके आपको छोड़ दिया और बता दिया कि हाँ आप जुड़ के बहुत सारी इनकम कर सकते हैं, बहुत आपको ये देगी, बहुत आपको इनकम आएगी, जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। केवल बातें ही बातें नहीं है, यहाँ पे हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हम क्या करें, कैसे करें। अभी भी देखिए, मुन्ना सिंह डावर सर जी ने इसका मार्केटिंग प्लान दिखाया, उसमें भी उन्होंने तमाम चीजें बताई, रखी हम लोगों के सामने कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो और जिन सिस्टम में, जिन कंपनियों में ये सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और लोगों को, जुड़े हुए लोगों को बताया, समझाया, सिखाया नहीं जाता है, तो वो सिस्टम साथियों ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, टिक नहीं पाता है। उसकी यात्रा यानी उसकी लाइफ जो है सीमित समय के लिए होती है। कुछ समय बाद कुछ बहुत खींचेगी, कुछ साल खींच जाएगी, एक दो साल खींच जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा चल नहीं पाती है, अंत में वो धाराशायी हो ही जाती है। और एक चीज और देखना चाहिए कि क्या सिस्टम जो है वो हमेशा अपने प्रॉफिट की बात करता है, उसी पर फोकस्ड रहता है। अगर ये बात भी हम उनको समझा पाने में सफल हो जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को कि ये देखिए, ये सिस्टम इतना नायाब सिस्टम है, इतना अनूठा सिस्टम है कि ये हमारे आपसे एक पैसा भी नहीं लेता है। जो हम 2250 रुपए से अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, वो सिस्टम उसमें से एक पैसा नहीं लेता है।
आपने बिजनेस प्लान में भी उनको बताया, तो उस पर ज्यादा हमको हैमर करना है, ज्यादा जोर देना है, उसको अच्छी तरह से उनको समझाना है, क्योंकि ये असर भी डालती है चीज कि ये सिस्टम तो वाकई बहुत ईमानदार है, हमसे आपसे एक पैसा नहीं लेता। जब हमसे आपसे एक पैसा नहीं लेगा, हम और सिस्टम के पास कोई पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, सिस्टम ने कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं दे रखा है, तो बाद में भागने का सवाल नहीं पैदा होता। इस बात को भी हमको जोर दे के बताना चाहिए जिनको हम प्लान दिखा रहे हैं, तो उससे नतीजे थोड़े से बेहतर आ जाते हैं। जब ये बात हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, हम हमसे आपसे हमारे आपके पैसे से कोई मतलब उसको नहीं है, और वो एक पैसा हमारी आपकी कमाई का नहीं लेता है। जो 2250 रुपए है वो किस तरह से 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये हमको उनको ज्यादा समझाना है। ऑटो पूल को हम भले ना समझावें कि 32 लाख कैसे आता है, लेकिन ये सब चीजें समझाना है। और ऑटो पूल को हम इनडायरेक्टली उनको बता सकते हैं कि हमारे काम करने पर तो मिलता ही मिलता है, जितना हम चाहें उतना हम यहाँ कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर हम काम नहीं भी करते हैं, तब भी दुनिया भर में जो काम होता है, हमारे बाद जो लोग ज्वाइनिंग करते हैं, उनकी भी शेयरिंग से हमको ये सिस्टम बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत अच्छा पैसा देता है। लेकिन हम आपको इसलिए यहाँ पे नहीं लाना चाहते कि आप उस पैसे के भरोसे, जो आपका एक तरह से रिटायरल बेनिफिट है, ये रिटायरल बेनिफिट प्लान है, ऑटो पूल को मैं रिटायरल बेनिफिट प्लान कह रहा हूँ, उसके भरोसे नहीं लाए हैं कि जब आप रिटायर होने लगे तब आपको वो पैसा मिले। तो वो उतना नहीं, आप वर्किंग करके यहाँ से बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। कमा ही नहीं, आप जितना चाहें उतना पैसा यहाँ बना सकते हैं। इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम है। और यहाँ पे दूसरों का आप भला करेंगे, दूसरों को भी कमवाएंगे, तो खुद भी कमाते रहेंगे। ऐसा बहुत सिस्टमों में नहीं होता है। और यहाँ पे कोई पीवी बीवी नहीं है, कोई बांधरी नहीं है। तो ये सब चीजें हमको उनको थोड़ा सा अंतर करके बताना होगा। सीधे केवल हमें अपने सिस्टम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में ही नहीं बताना है कि ये क्या प्लान है, बल्कि दूसरी कंपनियां क्योंकि सब लोग ऐसे जोड़ देते हैं कि हम उनके साथ कुछ ना कुछ घटित हुआ रहता है, कुछ अनुभव उनके रहते हैं, बिटर उनके एक्सपीरियंस हैं, तो उनके बिटर एक्सपीरियंस से उनको बाहर निकालना है। जब तक हम आप बाहर उनको नहीं निकाल पाएंगे, तब तक साथियों उतनी जल्दी बात नहीं बनेगी। लोग ऐसे टालते रहेंगे, टालते रहेंगे। जब हम उनके अनुभवों से, जो उनके कटु अनुभव हैं, उनसे उनको बाहर ले आने में सफल हो पाएंगे, और अपनी इस परलवाइन बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को, ये सिस्टम कितना नायाब है, कितना अजूबा है, कितना अनूठा है, कितना शानदार है, ईमानदार है, भरोसेमंद है, ये सब चीजें जब हम उनको बता पाने में सफल होंगे, तो वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम लोगों से जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे ही नहीं, बल्कि इस पे विश्वास करके अच्छा काम भी करेंगे। और और हमको ये भी उनको समझाना है कि ये बिलीव करने वाला, फेथ करने वाला सिस्टम है। यहाँ पे बिलीव, अपने आप इसको समझेंगे तो अपने आप आपका बिलीव दिनों दिन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि शुरुआत में अगर हम लोग अपने ही बारे में सोचें, तो शुरू में जब हमारे किसी साथी ने, हमारे किसी लीडर ने इस बिजनेस के प्लान को हमें आपको बताया होगा, तो हमारे आपके मन में भी तमाम सारे आशंकाएं रहे होंगी, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु रहे होंगे। हम लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा, हम लोगों ने भी टालने का प्रयास जरूर किया होगा। मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, मुझे तो नेटवर्किंग में ना कोई इंटरेस्ट था, कोई रुचि थी ही नहीं, और ना मेरे पास समय इन सब कामों के लिए था। लेकिन जब हमारे, थोड़ा सा मैं 2 लाइन में अपनी बातें रख दे रहा हूँ, कि जब हमको इस सिस्टम के बारे में लखनऊ टीम में, लखनऊ में लाने वाले मिस्टर रामप्रीत सर जी हैं, वही परलवाइन को लेके आए थे। और हमारे एक सहयोगी मिस्टर एसपी गुप्ता जी हैं। तो उन दोनों लोगों ने मुझे ये प्लान दिखाया था, और थोड़ा सा रामप्रीत सर जी रिटर्न प्लान मुझे दे रहे थे, और उनका प्लान थोड़ा लंबा होता जा रहा था, थोड़ा सा विस्तार में वो मुझे बताने जा रहे थे। तो मेरा मन थोड़ा सा नहीं लग रहा था, ध्यान, कंसंट्रेशन मेरा नहीं बन पा रहा था। और मैंने उनकी सही, आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, ध्यान पूर्वक नहीं सुना था, बस मैं ऐसा ही देख रहा था। मेरा ध्यान, अगले दिन मेरा एक डबल मर्डर केस लगा हुआ था, उसमें 4 मेरे क्लाइंट्स थे। 2 को आजीवन कारावास हुई थी, 2 को 10 साल की सजा हुई थी। और उस केस में मुझे लास्ट अपॉर्चुनिटी आर्गुमेंट की कोर्ट से मिली थी, और वो एडजमेंट फिर मुझे नहीं मिलना था, टाइम नहीं मिलना था फर्दर आर्गुमेंट के लिए। तो मुझे हर हाल में बहस करनी ही करनी थी। तो मेरा ध्यान भटक के उधर चला जा रहा था, मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाया था प्लान की तरफ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेकिन जब वो चले गए, तो उसके बाद
मेरे मन में कुछ ऐसा आया, और जैसे होता है नहीं, कभी कभी अपना मन ही धिक्कारने लगता है, आत्मग्लानि होने लगती है। तो मैं उनके जाने के बाद जो उस पेपर में वो रामप्रीत सर जी प्लान दे रहे थे, वहीं टेबल पर रखा हुआ था, मैंने वो पेपर उठाया तो उसमें पर्लवाइन इंटरनेशनल रामप्रीत सर जी ने लिख रखा था। हालांकि मुझे पर्लवाइन याद भी हो गया था, इतना मेरे दिमाग में आ गया था कि पर्लवाइन नाम की कोई सिस्टम है, कोई कंपनी है जिसके बारे में वो कुछ बता रहे थे। हालांकि बहुत ज्यादा मैं नहीं जान पाया था उन्होंने क्या क्या बताया। तो मैंने अपने स्तर से तमाम जगह से जानकारियां प्राप्त की, और जानकारियां प्राप्त करने में मैंने ये पाया कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अनूठा सिस्टम है, इसको करने में तो कोई नुकसान है ही नहीं। और 2250 रुपए जैसी छोटे से इसमें रकम से काम यहाँ पे शुरू होना है, और एक ही बार यहाँ पे लगाना है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ये किया जा सकता है। बहुत शानदार बिजनेस है। और मैंने, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मैंने इसके लीगल फेस को बहुत अच्छी तरह से समझा। और उसको लीगल फेस समझने के अमिताभ बच्चन सर जी की कुछ वीडियोस ने भी मेरी सहायता की, और तमाम सारे वीडियोस में मैंने और इसकी विशेषताओं के बारे में जाना। जैसे हमारे अमर भाई सर जी के एबी मोटिवेशन, अमर भाई सर जी के वीडियोस थे, रविंद्र पासवान सर जी के वीडियोस थे। और मैं ज्यादा नहीं जानता तो बहुत सारे वीडियोस तो मैंने नहीं देखे, लेकिन जहां जहां मुझको वीडियोस मिल सके मैंने देखे। और सबसे ज्यादा मैंने इसमें जजमेंट्स वगैरह कोर्ट्स के पढ़े, तमाम सारे एक्ट्स हमने देखे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को हमने देखा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सिस्टम एक्ट को देखा, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जो प्रोविजंस थे वो सब मैंने थोड़ा सा देखे। और खासकर आर्टिकल 19(1) को मैंने इसको इसको पढ़ा, और फेमा एक्ट को भी मैंने देखा। और जो जजमेंट्स हमारे करेंसीज के बारे में थे, इंटरनेट करेंसीज, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो, चाहे वो पेट्रो करेंसी हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी रही हो, वर्चुअल करेंसी रही हो, नाम सुनने में तो लगता है सब करेंसियां एक होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर भी है सब में। मैं अब उस पे जाऊंगा तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। तो ये सारी जो एसेट्स हैं, क्रिप्टो एसेट्स है, पेट्रो एसेट्स है, तो सारे एसेट्स के बारे में, और सारे जितने क्वाइंस हैं, जो क्वाइंस तत्समय प्रचलित थे, जो क्वाइंस जजमेंट्स में जिनको डिस्कस किया गया था, डील किया गया था, चाहे वो बिटकॉइंस रहे हों, डोजी कॉइंस रहे हों, लाइट कॉइंस रहे हों, और भी कॉइंस थे, सबका नाम कुछ याद भी नहीं आ रहा है, कुछ ले भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह के लाइट कॉइंस हो चाहे जो है, तो इन सब कॉइन्स के बारे में, और विभिन्न देशों में करेंसी की क्या क्या डिफरेंशियंस है, इन सब के बारे में तमाम सारे जजमेंट्स थे, मैंने वो पढ़े। और इंडिया का ही नहीं, मैंने फॉरेन जजमेंट भी हमने इसमें देखा और पढ़ा। और बाद में मैंने ये पाया कि ये तो पूरी तरह से लीगल है, कहीं से भी इसमें कोई लेलिटी नहीं है, और हमारे भारतीय कानूनों का कहीं से भी किसी भी तरह से कोई उल्लंघन नहीं होता है। पूरे न इस बिजनेस के प्लान में कहीं ऐसा कुछ है कि हमारे जो भारतीय कानून है उनका उल्लंघन हो रहा हो, उनका वायलेशन हो रहा हो, उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा हो। और ना ही जो इनके नोटिफिकेशंस हैं जो इन्होंने साइट पे अपने लिख रखे हैं, ऐसी कोई बात भी थ्रू आउट नहीं आई है जिससे कि हमारे लीगल स्ट्रक्चर के खिलाफ हम कोई काम कर रहे हों। जो हमारे भारतीय कानून है, इंडियन लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके खिलाफ कहीं भी हम लोग यहाँ पे कोई काम नहीं करते हैं। और एक जजमेंट का मैं संक्षेप में नाम खाली लेना चाहूंगा। एक था, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में बता दूं तब थोड़ा सा मैं क्लियर कर पाऊंगा कि उसमें क्या आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश के सेंट्रल बैंक होती है, सारे जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है, जितने भी बैंक हैं, वो सब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही मातहत होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही सुपरविजन और कंट्रोल में वो सब काम करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये जो वर्चुअल करेंसी में सब काम होने लगा था, तमाम काम लेन देन सब ऑनलाइन ये सब चल रहा था, तो इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मन में एक आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब जो काम हो रहा है, इससे हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है, या हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, उन पे कहीं कोई आंच तो नहीं आएगी, कहीं वो अफेक्टेड तो नहीं हो जाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कई सारे कानून जो हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो राइट देते हैं कि उन कानूनों को पालन करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वयं भी गाइडलाइंस जारी कर सकती है, यूनियन ऑफ इंडिया को कानून बनाने के लिए लिख सकती है,
खुद सर्कुलर जारी कर सकती है और भी तमाम चीजें कर सकती है। तो उन्हीं कानूनों को एक्सरसाइज करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल 2018 को, यस यही डेट थी उस सर्कुलर की, 6 2018 को एक सर्कुलर जारी किया। उसमें उन्होंने 2 प्रतिबंध लगाए कि जो वर्चुअल करेंसी में लोग काम कर रहे हैं, तो वर्चुअल करेंसी में काम करना की मनाही एक तरह से कर दी। दूसरा जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया, उसमें यह लगाया उन्होंने कि कोई भी बैंक वगैरह ऐसे लोगों से जो वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे हैं, वर्चुअल करेंसी में डील कर रहे हैं, वर्चुअल करेंसी में अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनसे सारे रिलेशंस जो है खत्म कर दिए जाएंगे, किसी तरह से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जितने भी बैंक हैं वो सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही सुपरविजन और कंट्रोल में होते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिक्टेट को उनको मानना ही होता है, उसका वायलेशन नहीं कर सकते हैं। और उससे उनकी बातों से ये नहीं कि मनाही करते कि ना माने। तो हुआ क्या कि जो लोग वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे थे, उन सभी लोगों का जिनका अकाउंट्स विभिन्न बैंकों में था, तो सारे बैंकों ने उनसे रिलेशन समाप्त कर लिए और उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, यानी कि लेन देन उनका सब रोक दिया। उनका पैसा जो है वहीं पे रुक गया, ना वो पैसा निकाल सकते थे, ना उस अपने अकाउंट, मतलब अकाउंट का परिसंचालन जो है पूरी तरह से वो रुक गया, खत्म। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत पैसा लोगों का फंस गया। तो सब लोगों ने एक यूनियन बनाई और उन्होंने मिल करके पिटीशन फाइल की, जिस इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन उनकी यूनियन थी। और कुछ कंपनी, ये तो पिटीशन, एक पिटीशन हुई, दूसरी पिटीशन एक और फाइल हुई थी, कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इकट्ठा होकर पिटीशन फाइल की थी। तो दोनों पिटीशंस जो हैं कंसोलिडेट हो गई, यानी एकजाई कर दी गई एक साथ, उनकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल जजमेंट दिया है, 180 पेज का जजमेंट दिया है। वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एस्पेक्ट ऑफ मैटर, कोई भी एंगल, कोई भी कॉर्नर जो है सुप्रीम कोर्ट को से डील करने से छूटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे करेंसी की जो डेफिनेशन विभिन्न कंट्रीज की थी वो सब सुप्रीम कोर्ट ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी आशंकाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थी, जो सर्कुलर की बातें थी, वो सब देखा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काउंसिल्स को सुना, यूनियन ऑफ इंडिया के काउंसिल यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी उसमें कुछ बहस उन्होंने की थी, उनको भी सुना। और जो गवर्नमेंट्स की डिजिटलीकरण की तरफ जो गवर्नमेंट बढ़ रही है, तो उनकी योजनाएं क्या हैं वो भी, और समय की मांग क्या है वो भी देखा। और ये भी देखा कि कहीं ये कोई गैर कानूनी तो नहीं है। तो हर चीज पे डील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि कहीं से कोई गलत काम नहीं हो रहा है, और जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 6 अप्रैल 2018 का सर्कुलर है, और ये सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सर्कुलर को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। आप जिस भाषा में समझिए, जो भी समझिए, यानी उसको कहा कि ये बिल्कुल गलत है, उसको रिजेक्ट कर दिया, सेट असाइड कर दिया। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा आगे बढ़ के भी कहा। क्या कहा उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया, उनको आदेशित किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि वो एक दिशा निर्देश सभी बैंकों को जारी करे कि जिन बैंकों ने लोगों का पैसा फ्रीज कर रखा है वो फौरन डिफ्रीज करें उनका पैसा। और इतना ही नहीं, आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जितने दिन तक उनका पैसा अवरुद्ध किया गया रहा बैंकों में, और जिस दिन को तक उनको नहीं लौटाया जा रहा है, उस दिन तक, यानी फ्रीजिंग के डेट से लेकर वापस करने तक, उनको पैसा डिलीवर करने की डेट तक, जो उस समय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट सहित उनको दिया जाए पैसा। तो बहुत खुशियां छा गई और बहुत पैसा जमा था। एक उसमें पिटिशनर नंबर डीसीडीएम फाइनेंस लिमिटेड, फोटोग्राफी का कोई कंपनी थी, वो डिजिटली उसमें वर्चुअल करेंसी में डील कर रही थी, उन्हीं का 12 करोड़ 89 लाख से ज्यादा रुपया अकेले उसी का था, उसी कंपनी का। मुंबई की वर्ली ब्रांच में था, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट था उसका।
तो इस तरह से जब मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो समय, क्योंकि मुझे राजेंद्र प्रभाकर सर जी को सुनना है, बहुत सारे लीडर्स को सुनना है, तो मैं थोड़ा सा कंसाइज करने चाहूंगा अपनी बात को। तो कहीं से भी किसी भी तरह से जो भी फाइंडिंग्स आई, कंक्लूजन दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अराइव्ड एट द कंक्लूजन, जितने भी उनके कंक्लूजन रहे, और पूरा उन्होंने कोई एंगल, कोई कॉर्नर छूटा छूटा नहीं था। ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी उनका जजमेंट था। सब कुछ उन्होंने, देश विदेश के तमाम सारे जो जजमेंट्स करेंसी पे थे, क्वाइंस पे थे, एसेट्स पे थे, सब डील किया उन्होंने। और इस जजमेंट में ये परलवाइन ने पहले कौन सा शेयर मार्केट में लगाती, नाम नहीं मुझे आ रहा था, अरे चलिए अभी याद आ जाएगा, उसको भी वहां पे आया है। सर जी कोई बताएगा कि क्या हुआ कल मटिया, क्या हुआ? मोबाइल तो उसके पास छोटका वाला है ना। भेजे वीडियो भेजे हैं, बोला है कि घर में बच्चा लोग को बताया। सर जी किसी का शायद स्पीकर ऑन हो गया है। जी सर जी, तो हर मिंट को भी डील किया है उसमें। हालांकि परलवाइन का नाम नहीं आया था उसमें, उस जजमेंट में, लेकिन मिंट आया हुआ है, मिंट शब्द। तो हर चीज को डील किया। तो मैं ये जजमेंट से भी जितने भी प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए, वो अपने परलवाइन बिजनेस पे भी पूरी तरह से लागू होते हैं, और सारी बातें फुली अपने परलवाइन सिस्टम, परलवाइन बिजनेस को भी कवर करती हैं। और यानी पूरी तरह से जायज ठहराया, हर काम को जायज ठहराया, आशंकाएं जो थी वो सब निर्मूल बताई। और अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि परलवाइन बिजनेस में होता क्या है, यहाँ की फंडिंग कहाँ से आती है। ये सभी साथी हमारे जानते हैं कि ये क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग भी जो है वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है, चैरिटी बेस्ड आप कह सकते हैं। ये भी पूरी तरह से लीगल है। ये क्राउड फंडिंग कहीं से भी नाजायज क्राउड फंडिंग नहीं है। कुछ क्राउड फंडिंग जरूर इलीगल होती हैं, वहां उनका, यहाँ पे उनका जिक्र करने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन ये जो हमारे परलवाइन सिस्टम में क्राउड फंडिंग हो रही है, ये बिल्कुल पूरी तरह से लीगल है, जायज क्राउड फंडिंग है। और उसी से हम लोगों को ये मिलता है, ऑटो पूल का भी पैसा मिलता है। मैं ऑटो पूल का मैंने नाम लिया तो ऑटो पूल की मैं बात कर ले रहा हूँ कि ऑटो पूल में जो हमको 8 लेवल में पैसा आता है, जब हमारी 4K मैट्रिक्स बनती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्योरी पर, तो वहां पे भी कहीं से भी कोई गलत काम नहीं होता है। अब इसके पहले मैं एक लाइन बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को आशंका रहती है कि ये पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही सर्कुलेट हो रहा है। तो जो मनी सर्कुलेशन एक्ट की वो बात करते हैं कि मनी सर्कुलेशन एक्ट जो है उसके तहत काम हो रहा है, जो कि मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत अगर हम कोई वर्किंग करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वाकई वो नाजायज होता है, नाजायज काम होता है, इलीगल काम होता है, पनिशेबल वर्क होता है, और हमारे मनी सर्कुलेशन एक्ट में वो दंडनीय अपराध होता है। लेकिन अब आइए देखते हैं क्या परलवाइन सिस्टम में मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत दंडनीय काम किया जा रहा है। इसको जानने से पहले आखिर मनी सर्कुलेशन एक्ट है क्या, ये देख लें किसको कहते हैं। जब कोई सिस्टम, आप एंटिटी कह लीजिए, उसमें कंपनी, फर्म, कोई भी बॉडी, चाहे कारपोरेट बॉडी हो, इनकारपोरेट बॉडी हो, ऑटोनॉमस बॉडी हो, किसी भी तरह की कोई भी संस्थान हो, कुछ भी आप कह लीजिए अब समझने के लिए, तो अगर वो अपने किसी भी मेंबर्स को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, किसी भी प्रमोटर्स को, या भी अपने एम्प्लॉय को, या जो भी उससे जुड़ा हो, किसी रूप में भी जुड़ा हो, उसको क्विक मनी या इजी मनी देने का कोई प्रॉमिस करती है, तो अब भी सर जी कोई ऑफेंस नहीं हुआ, यहां तक ऑफेंस नहीं हुआ। किसी सर्टेन पीरियड में ये पैसा देने का, डबल ट्रिपल करने का, क्विक मनी, इजी मनी देने का, जहां पीरियड जुड़ जाएगा वहीं ऑफेंस हो जाएगा, मनी सर्कुलेशन एक्ट का ऑफेंस हो जाएगा, वो दंडनीय अपराध है। तो अब मैंने परलवाइन के ऑटो पूल की बात की थी, तो आइए देखिए क्या परलवाइन के ऑटो पूल में मनी सर्कुलेशन हो रहा है, मनी सर्कुलेशन का अपराध हो रहा है। परलवाइन का ऑटो पूल, जो 8 लेवल में ऑटो पूल आता है, उसमें भी कहीं भी परलवाइन ने पीरियड की बात नहीं कही है कि कितने पीरियड में ये पैसा आपको मिल पावेगा।
जो 8 लेवल में पैसा, 8 राउंड का 8 बार में पैसा देने का जो कहा गया है। तो यहाँ ना क्विक मनी है, ना इजी मनी है, और ना ही कोई प्रॉमिस है, ना ही कोई पीरियड है। बस इतना है कि दुनिया भर में जो लोग काम करेंगे, वर्किंग होगी, तो जो 5 डीपी का जो शेयरिंग होगी, तो उस शेयरिंग से आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर 4K मैट्रिक्स से ये सिस्टम आपके नीचे प्लेसिंग करेगी लोगों को 4K मैट्रिक्स से, और आपके जो शेयरिंग से पैसा आवेगा वो आपको मिलेगा। कितने समय में मिलेगा, कब मिल पावेगा, ये कहीं भी थ्रू आउट कोई प्रॉमिस नहीं है, न पीरियड का, कहीं भी नहीं है कि कब मिलेगा, साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, 20 साल में मिलेगा, कहीं भी पर्ल वाइन ने नहीं कहा है। और साथियों, पर्ल वाइन कह भी नहीं सकता है। वो कैसे? क्योंकि पर्ल वाइन को तो स्वयं भी नहीं मालूम है कि आज कितने अकाउंट्स खुलेंगे, कल कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स होंगे, परसों कितने होंगे। तो जब वो खुद ही नहीं जानता है तो क्या कह सकता है? जो बात हम लोग खुद ही नहीं जानेंगे उसको हम कैसे कह पाएंगे? तो इसी तरह पर्ल वाइन को पता ही नहीं है कि कितने अकाउंट्स खुलने हैं, कब हमारी मैट्रिक्स बननी है, तो वो कह नहीं सकता है कि कब हमारा पहला राउंड आएगा, कब सेकंड राउंड आएगा, कब थर्ड राउंड आएगा। तो ये बहुत अच्छा है। अब चाहे कानूनों को देखकर ये चीज बनाई गई हो, चाहे अनजाने में ही ऐसा मार्केटिंग प्लान, इसका सिस्टम बन गया हो, तो इससे किसी भी कानून का हमारे उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथियों, भारतीय ही कानून का नहीं, विदेशों में जो कानून है उनका भी कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस है। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये बिजनेस हो रहा है। वहां के भी कानून जो है देशी कानून है, जितने भी, चाहे इंडिया का कानून हो, चाहे फॉरेन कंट्रीज के कानून हो, सब जो है उनका मूल कहाँ से कानून बनते कैसे हैं। बस संक्षेप में इतना जानिए कि जो लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, विधि न्याय शास्त्र में जो बातें होती हैं, उन्हीं पे बेस्ड होते हैं सारे कानून, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे जर्मनी का हो, या कहीं का भी हो। तो और फंडामेंटल्स जो हैं वो लगभग सब कंट्रीज के एक हैं। तो इसीलिए सब जगह लगभग कानून वही हैं। अगर मर्डर करना यहाँ पे दंडनीय अपराध है, तो वो हमारे देश के बाहर भी हर जगह, दुनिया की किसी कोने में हम जाएंगे, वहां भी दंडनीय अपराध ही होगा, उसके लिए सजा ही होगी। इसी तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कुछ होते हैं फंडामेंटल्स में, कि जैसे 2 गुणे 4 8 होता है, यानी 2 into 4 8 होगा, तो वो दुनिया के किसी कोने में जाके हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को, तो 2 into 4 8 ही होगा, 6 into 5 30 ही होगा, हर जगह 30 होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा। बस थोड़ा सा इंडिया के कानून में और कहीं कहीं दूसरे कंट्रीज के कानून में हल्का सा भी अंतर आता है। वो अंतर ये आता है कि जो यहाँ के रीति रिवाज हैं, कोई बात यहाँ इंडिया में अच्छी मानी जाती है, विदेशों में वो बात नहीं अच्छी मानी जाती। कोई बात विदेशों में अच्छी मानी जाती है, वहाँ का रीति रिवाज है, चलन है, वो चीज यहाँ पे, वो रिचुअल्स यहाँ पे नहीं है, वो चीजें यहाँ पे नहीं अपनाई जाती हैं, उनको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। तो उसी में थोड़ा बहुत कहीं कहीं अंतर है, बहुत मामूली सा, बहुत माइन्यूट सा। जैसे अब हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं दिखता है, वैसे आप हेयर लाइन आप कह दीजिए, बस हेयर लाइन की तरह ही जरा जरा सा अंतर है, कहीं ज्यादा अंतर कहीं से भी नहीं है। तो इस तरह पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, कुछ टेररिस्ट कंट्रीज और ग्रे कंट्रीज को छोड़ करके। तो हर जगह के, हर कंट्रीज के कानून का विधिवत यहाँ पे पालन होता है, कहीं से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता है, जाने अनजाने में भी उल्लंघन नहीं होता है। तो प्योर लीगल सिस्टम है, ये प्योर लीगल सिस्टम है। हम लोगों को इसमें पूरे विश्वास के साथ काम करना चाहिए, जुड़ के काम करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों को बहुत कुछ दे रहा है और भविष्य में भी देगा। जो लोग यहाँ पे विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे पाए हैं, क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट सिस्टम है। इसकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है, जरा भी ये डाउटफुल नहीं है इसकी इंटीग्रिटी। ये वैल्यूज वाला सिस्टम है, इसके जो नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं। वैल्यू वाला सिस्टम है, एथिक वाला सिस्टम है। और इस सिस्टम में जो बातें अभी मैंने ऊपर रखी थी, इन सब बातों पे फोकस किया जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि फोकस किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे टिक कर काम करते हैं, तो हमारा यहाँ पे टिक कर काम करना, इसके विश्वास रख के काम करना,
हमेशा फायदेमंद ही होगा, फायदेमंद ही होगा, कहीं से हमको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और और इससे बढ़ के भी एक खूबी है इस सिस्टम में कि ये सिस्टम हमेशा हम लोगों के डेवलपमेंट, हम लोगों के फायदे, हम लोगों के विकास के लिए सोचता है और काम भी करता है। आप फॉर्च्यून वॉलेट को ही देख लीजिए। तो साथियों, मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा समय ले रहा हूँ, बस ये 2 शब्द कह के मैं अपनी बात यहीं कंक्लूड कर दूंगा। बोलने को तो सर बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन अब समय की भी बाध्यता है कि ये सिस्टम ने अपने को प्रूव कर रखा है। ये सिस्टम प्रूवन सिस्टम है, ये सिस्टम टेस्टेड सिस्टम है, हम लोगों ने टेस्ट भी कर रखा है। ये ट्रस्टेड सिस्टम है। हम अपने जो लीडर्स हैं जो पहले से जुड़े हैं उनको देखते हैं, उनकी इनकम को देखते हैं, और कितनी वो कामयाब हुए अपने जीवन की दिशा दशा बदलने में, कितना वो कामयाब हो पाए हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाने में कामयाब हो पाए हैं। तो हर तरह से, जैसे मैंने कहा है, ये प्रूव भी हो चुका है, इसकी टेस्टिंग में भी ये खरा उतरा है, और ये ट्रस्ट करने योग्य भी है। तो हम लोग इससे जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को पूरे मनोयोग से, पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। हमारी आशाओं, हमारी सोच से भी आगे बढ़ के ये देने देने वाला है। तो हमको यहाँ पे पूरे मनोयोग से, पूरे शिद्दत के साथ, और परिश्रम शब्द, स्मार्ट परिश्रम हम करें, ये नहीं कि लेबर की तरह परिश्रम करें, क्योंकि स्मार्ट बिजनेस है। लगे रहें, काम करते रहें, तो सब कुछ ये मिलेगा, सब कुछ ये देगा। ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, प्योर लीगल सिस्टम है। अब बस साथियों, मैं यहीं पे अपनी बात कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि हमें अपने बड़े भाई राजेंद्र प्रभाकर सर जी की बातों को भी सुनना है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, और मेरी बातें खत्म ही नहीं होती। मैं क्या करूं, मुझे समय का पता ही नहीं चलता जब मैं बोलने लगता हूं, क्योंकि सामने पेपर ऊपर रख के बोलता हूं तो सीमित बात रहेगी। जब पेपर नहीं रहता तो मुझे कुछ कुछ पता नहीं चलता कि मैं कितनी देर में बक बक कर गया। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने बड़े पेशेंसली मुझे सुना और अपने इस बड़े मंच पे मुझे बोलने का लिए अवसर दिया, समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट शेयरिंग सर, ग्रेट शेयरिंग सर, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन दी सर आपने, धन्यवाद सर। एकदम ग्रेट शेयरिंग सर, सर बहुत ग्रेट। आनंद आ गया, आनंद आ गया, डबल जोश हो गया सर जी, मैं थोड़ा लाइन में आप सा सबको। जिस रूम में मैं बैठा हूँ वो भी दिखा दूं आपको, आप लोगों को। तो मैं यहाँ सीनियर रूम में यहाँ बैठा हूँ, यहीं पे थोड़ा सा मैं जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इस सर, रूम में बिल्कुल हूँ। श्योर सर। जी सर, हमारे सहयोगी सर्वेन गुप्ता जी जो परलवाइन से जुड़े हैं, ये भी बैठे हुए हैं। नमस्ते करिए। नमस्ते भाई साहब, तुम लोगों को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। क्या हुआ? गौरव मैम, जी सर, वो सर दिखाएंगे, वीडियो बोल रहे थे ना। निकाल दिया उसका काउंटर में। हेलो, ये रहा भाई जी, ओके, थैंक यू के सर। बाइक पे लगे थे। ग्रेट मोटिवेशन, बहुत ही इसको जल्दी है। शानदार। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच की ओर से सभी को धन्यवाद करेंगे जोरदार तालियों से अशोक वाजपेयी सर का। सर इतने अच्छे से अपने काम कर रहे हैं, एक एडवोकेट होकर भी ये परलवान सिस्टम को कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। और जब भी इस मंच पर आते हैं हमें बहुत ही शानदार मोटिवेशन देते हैं और अच्छी जानकारी देते हैं। ये मनी सर्कुलेशन तो नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन क्या है मुझे आज ही पता चला सर के माध्यम से। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। और ये सिस्टम पूरी तरह से लीगल है, इसमें हमारा विकास ही होगा, आने वाले समय में हमारा फायदा होगा, हमारा मतलब अच्छा ही होगा। तो इसीलिए ये सिस्टम में जुड़कर अच्छे से काम करना है। और ऑटोपुल तो अपने समय से आएगा ही। तो बहुत ही शानदार सिस्टम है ये। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अशोक वाजपेयी सर को।